हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं आप लोग कैसे हैं, अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा टॉपिक है आज है जीव जगत। जीव जगत में मतलब इसमें पहला है जीव क्या है, जीव जगत में विविधताएं क्या होती हैं, वर्गीकरण संवर्ग क्या है, वर्गीकरण सहायता साधन क्या है, ये सब हम आज जानेंगे, आपको हम बताएंगे। पहला टॉपिक है जीव क्या है। आप लोगों को तो पहले कक्षा में कुछ तो पढ़ा होगा, आप लोगों को कुछ पता है, अपने स्तर से कुछ बताए आप लोग कि जीव क्या है। कोई बता सकता है? कोई बताए? जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट करे कमेंट बॉक्स में। आइए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि मतलब हम अगर जीवों को देखते हैं, जैसे कि पशु पक्षी ये सब जो जीव जंतु हैं हमारे आसपास, जैसे हम ही खुद हो गए, मनुष्य हो गया ना, अगर इसमें जीव में वृद्धि करते रहते हैं, जैसे उनके भार में हो गया, संख्या में हो गया, ये दोनों वृद्धि द्वियुग्मी अभिलक्षण कहे जाते हैं। एक बहुकोशिका जीव में भी होते हैं। एक बहुकोशिका में क्या होता है कि कोशिकी विभाजन के द्वारा होता है, कोशिकी विभाजन के द्वारा होता है। पौधों में भी वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन में वृद्धि होती रहती है, कोशिका विभाजन होता रहता है। और प्राणियों में भी कुछ आयु तक वृद्धि होती है, लेकिन जो इसमें कोशिकाओं तक जितने भी दिए होते हैं उसमें जीवन पर्यंत होता रहता है। और एक कोशिकीय जीव में भी वृद्धि होती है कोशिका विभाजन द्वारा। बड़ी सरलता से इसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, या तो इसे काउंट भी कर सकते हैं, भार में वृद्धि होने की वृद्धि समझा जाता है और भार में वृद्धि के अभिलक्षण मानते हैं। निर्जीवों में भी भार में भी वृद्धि होती है, जैसे पर्वत हो गया, भूसालम हो गया, रेत के टीले में वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उसकी सतह के पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए ये वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनकी विवेचना यह कहा जाता है। अच्छा, हम इसे समझ सकते हैं जीव तंत्र के लक्षण। इसको क्या समझ सकते हैं हम? जीव तंत्र के लक्षण। फिर इस प्रकार के जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण जो है लगभग उनकी अपने माता पिता से मिलते जुलते हों। निरुक्तार के रूप में लैंगिक जनन में विषय की चर्चा कर रहे हैं। लैंगिक जीवों में जनन भी होती है और जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे फंजाई हो गया, लाखों अंडों से गुणन करती हैं, सरलता से फैल जाती हैं। निम्न कोटि के जीवों में जैसे ईस्ट और हाइड्रा में मूल फलन द्वारा जनन होता है। जैसे कि चपटा कृमि में भी वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को भी पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई और फ्लैजिला तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु भी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। और हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, एक कोशिकीय शैवाल हो गया, अमीबा हो गया के विषय में भी चर्चा करेंगे। जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जनन की वृद्धि की पर्यायवाचक है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिका की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने की वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। हम अब तक हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में भी वृद्धि, जनन तथा जनन इन दोनों शब्दों का उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ जीवों में ऐसे जीव हैं जिनके जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर, बद्ध कामगार, मधुमक्खी, अनुवर, मानव युगल आदि। इस प्रकार के जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम होता है, जैसे कि निर्जीव वस्तु हो गया, दीवार हो गया, और जैसे मेज कुर्सी, ये सब क्या जीव पैदा कर सकते हैं या वृद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वृद्धि तो करते हैं लेकिन वो
जनन की क्षमता नहीं रखते हैं। जैसे कि खच्चर हो गए, केसर हो गए, ये सब भी, मधुमक्खी हो गई, ये सब भी तो नहीं करते जनन। जीवों में दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीवों में रसायनों से बने होते हैं, जैसे कि रसायन के छोटे बड़े विभिन्न वर्गमाव क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते रहते हैं, उनका निर्माण करते रहते हैं। ये रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। ये सभी जीवों, चाहे ये बहुकोश की अथवा एक कोशिकीय हों, में हजारों उपापचयी क्रियाएं होती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। मतलब कि सब में होता है, पौधों में होता है, प्राणियों में होता है, कवक में भी होता है, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब में भी होते हैं उपापचयी क्रियाएं। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होते हैं। जैसे हमारे शरीर में खाना, सोना, उठना बैठना जो होता है, ये उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, कूलर, पंखा, इसमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुख्य तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर के बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव है। जैसे एक परखनली ले लिया, अगर उसमें शरीर के बाहर जैसे शरीर के बाहर कोई भी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, तो उसे न जीव कर सकते हैं और न ही निर्जीव कर सकते हैं, अतः बीज का कर सकते हैं। उपापचयी क्रियाएं निर्वावाद जीवों में विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित करता है, जबकि प्राकृतिक उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर में कोश की संगठन जीव स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट है, परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। मतलब इसमें भौतिक भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है और तथा जैविक भी होती है। मतलब उसमें दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों हो सकती है, अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रक्रिया करना, हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। ये बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले दिन यही इसके आगे से शुरू करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।